हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिस्टोरिका। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बायोलॉजी का, बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा पिछले वीडियोस में हम लोगों का जो टॉपिक था कोशिका, वो समाप्त हो चुका है और लास्ट टॉपिक था कोशिका विभाजन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊतक या फिर टिश्यू। ओके, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऊतक या फिर टिश्यू। ओके, इंग्लिश में से टिश्यू कहा जाता है और हिंदी में से ऊतक कहा जाता है। आज हम लोग ऊतक के विषय में पढ़ेंगे, जो कि कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सामान्यतः कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, लेकिन यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो कई स्थानों पर इसकी परिभाषा गलत बताई जाती है। ओके, कई स्थानों पर इसकी परिभाषा गलत बताई जाती है। कैसे गलत बताई जाती है, आइए देखते हैं ऊतक के बारे में। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, लेकिन कई स्थानों पर ये जो समान शब्द है इसको हटा दिया जाता है। और जिन स्थानों पर समान शब्द को हटा दिया जाता है, जो लोग समान शब्द को बिना बताए कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऐसी डेफिनेशन बताते हैं, वो बिल्कुल गलत बताते हैं। क्योंकि जब हम लोग बात करें कोशिकाओं की, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती है। पहले तो हम यहाँ पे समान लिख देंगे। ओके, समान, क्योंकि हम गलत नहीं पढ़ेंगे। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। अब मैं बता रहा था आपको कि समान अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये किस प्रकार से ये जो परिभाषा है वो गलत हो सकती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको नीचे आना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। जो ऊतक है इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें से जो मेन मैंने लिखे हैं वो 4 होते हैं। ओके, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, एडिपोज ऊतक और संयोजी ऊतक। अगर हम लोग बात करें तंत्रिका ऊतक की, तो जो तंत्रिका ऊतक होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ओके, तंत्रिका ऊतक किस कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से। तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर के बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ओके, और आपने देखा भी होगा अधिकतर लोगों को जब ब्रेन में चोट लगती है, जब सिर में चोट लगती है, तो उनकी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाती हैं और वो क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो पागल जैसी हरकतें करने लगते हैं। ओके, तो इसीलिए क्यों वो पागल हो जाते हैं, तो उसका कारण है कि तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उनका नाम होता है तंत्रिका कोशिका, या इंग्लिश में इसको न्यूरॉन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन कोशिकाओं में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। यानी कि जिस स्थान पर घाव हो जाता है ब्रेन में, वहां पर कभी भी वो घाव भरता नहीं है दोबारा, क्योंकि पूरे ब्रेन में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उन तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर यहाँ पर घाव होगा, पहली बात तो घाव वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि बीच में हड्डी होती है, मजबूत होती है। फिर इसके बाद उसके ऊपर मेनिनजाइट नामक झिल्ली चढ़ी होती है ब्रेन के ऊपर। ओके, उसकी सुरक्षा की जाती है। ब्रेन की जो सुरक्षा होती है वो बहुत अहम होती है हमारे शरीर के लिए। तो क्योंकि ब्रेन ही हमारे शरीर के सारे सिग्नल्स, हमारे शरीर को पूरा चलाने में ब्रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, ब्रेन ही हमारे शरीर को चला रहा है। ओके, तो ब्रेन की सुरक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। तो पहले तो उसकी सुरक्षा भी अच्छी होती है, लेकिन वहां पे क्या होती है, न्यूरॉन्स जो होती हैं उनमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। एक बार यदि ब्रेन में चोट लग जाती है तो वो कभी भी रिकवर नहीं होती है। ओके, तो तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर के बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से, जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ओके, और अगर हम लोग बात करें पेशी ऊतक की, तो पेशी ऊतक किससे मिलकर के बना होता है, पेशीय कोशिकाओं से। किनसे मिलकर के बना होता है, पेशीय कोशिकाओं से। ओके, पेशी ऊतक बना होता है पेशीय कोशिकाओं से। और आपको पता है कि पेशीय कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, पेशीय कोशिकाएं पेशियों में पाई जाती हैं। जैसे मसल्स, यहाँ पे जो बॉडी बनाते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा
ब्रॉड हो जाती हैं। ओके, मसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, हाथों में पाई जाती हैं, पेशी ऊतक हाथों में पाया जाता है। ओके, और पैर में पाया जाता है, पेशी ऊतक पैर में पाया जाता है। तो क्या होता है, जब हमें हाथ या पैर में जब गहरी चोट लगती है, गहरी चोट जब हाथ और पैर में होती है तो दोबारा से वो घाव भर जाता है, यानी कि पेशीय कोशिकाओं में क्या होता है, दोबारा से कोशिका विभाजन, यानी कि दोबारा से कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है पेशी कोशिकाओं में, और वो घाव को रिकवर कर लेती हैं। ओके, तो एक तो अंतर यही हो गया कि पेशी कोशिकाएं दोबारा से रिकवर हो जाती हैं, यानी कि दोबारा से इनमें कोशिका विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका अर्थ है कि ये दोनों समान नहीं है, पेशीय कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं समान नहीं है। इससे हम लोग स्पष्ट है, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है और इनमें कोशिका विभाजन होता है, तो हम लोग सीधे तौर पर ये कह सकते हैं अगर समान कोशिकाएं मिलेंगी तभी ऊतक का निर्माण होगा। क्योंकि जब यहाँ पर पेशीय कोशिकाएं, जो समान कोशिकाएं थी, जो रिकवर करने की क्षमता और जितनी भी योग्यताएं पेशी को बनाने के लिए, पेशी ऊतक को बनाने के लिए जितनी भी योग्यताएं चाहिए हैं, वो सारी योग्यताएं हमें कहाँ मिल रही हैं, पेशीय कोशिकाओं में। ओके, तो पेशीय कोशिकाएं समान रूप से एक ऊतक का निर्माण करेंगी, जिसे क्या कहेंगे, पेशीय ऊतक, और तंत्रिका कोशिकाएं एक तंत्रिका ऊतक का निर्माण करेंगी। ओके, और एडिपोज जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं होंगी वो उपकला ऊतक के निर्माण करेंगी, और संयोजी ऊतक का निर्माण संयोजी ऊतक की कोशिकाएं करेंगी, संयोजी कोशिकाएं करेंगी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक क्यों कहते हैं, समान अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो किस प्रकार से डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो ऊतक का अध्ययन। ऊतक का अध्ययन, सबसे पहले तो ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान कहलाता है। ओके, अगर हम लोग सामान्यतः समझने का प्रयास करें या फिर अपनी भाषा में बनाने का प्रयास करें, तो विज्ञान में किसी भी जब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में पढ़ा जाता है, विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो उसके पीछे विज्ञान लगा दिया जाता है। जैसे ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं तो ऊतक विज्ञान, कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो कोशिका विज्ञान। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे आया ऊतक विज्ञान कहा जाता है ऊतक के अध्ययन को। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, ऊतक विज्ञान कहा जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करें आगे, तो औतकी भी लिखा है इसमें, तो ऊतक के अध्ययन को औतकी भी कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, औतकी भी कहलाता है। ओके, ऊतक का अध्ययन औतकी भी कहलाता है, और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी भी कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा कि ये गलत हो गया। ओके, ये मुझसे गलत हो गया, क्योंकि हिस्टोलॉजी तो शायद हिस्ट्री का अध्ययन होगा। नहीं, हिस्ट्री भाषा अलग है और ये वाली भाषा अलग है, और इसको ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी ही कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऊतक के अध्ययन को क्या क्या कह सकते हैं, ऊतक विज्ञान, औतकी या हिस्टोलॉजी। ओके, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर। आगे बढ़ते हैं। ऊतक विज्ञान के जनक जो थे, मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। ऊतक विज्ञान के जनक मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। ऊतक विज्ञान इन्हीं के द्वारा रचा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊतक था, ये सबसे पहले किस संघ में मिला था हमें, तो सिलिंड्रेटा संघ में ये ऊतक मिला था। आगे चल करके आप जब जगत का वर्गीकरण देखेंगे, जंतु वर्गीकरण देखेंगे, तब ये मिलेगा सिलिंड्रेटा संघ। अभी तो आप याद कर लीजिए कि सिलिंड्रेटा संघ में, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो सिलिंड्रेटा संघ में सबसे पहले ऊतक देखने को मिला था। ओके, और ऊतक के जनक, ऊतक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, मार्सेलो मेलपिगी। ओके, ऊतक के प्रकार, अब देख लीजिए ऊतक के प्रकार। तो ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, एडिपोज ऊतक, या फिर इसे हिंदी में कहा जाता है इसे उपकला ऊतक। ओके, और चौथा होता है संयोजी ऊतक। आइए देख लेते हैं इन प्रकारों के बारे में। सबसे पहले तो मैंने कुछ तो बता ही दिया है कि पेशी ऊतक का निर्माण पेशी कोशिकाओं से होता है, तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है, उपकला ऊतक का निर्माण उपकला कोशिकाओं से होता है, और संयोजी ऊतक का निर्माण संयोजी कोशिकाओं से होता है। ओके, आइए देख लेते हैं इसको। आइए देख लेते हैं पेशी ऊतक के विषय में। जैसा कि लिखा ही है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो पेशी ऊतक पेशीय कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ओके, सीधे तौर पर हम लोग लिख सकते हैं पेशी कोशिकाओं के समूह को पेशी ऊतक कह सकते हैं। ओके,
पेशीय कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक कहते हैं। पेशीय कोशिकाओं के समूह को पेशीय ऊतक कहते हैं। ओके, ये सीधे तौर पर हमारी परिभाषा हो गई कि पेशीय कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? पेशीय ऊतक कहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पेशीय ऊतक के बारे में, कहाँ पाया जाता है। तो पेशीय ऊतक कहाँ पाया जाता है? पेशीय ऊतक हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों में पाया जाता है। पेशीय ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर की सारी मांसपेशियों में पाया जाता है। ओके, यह सभी मांसपेशियों में पाया जाता है। ओके, ये हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों में पाया जाता है। और आपको ये ज्ञात ही होगा कि जो मांसपेशियां होती हैं वो लंबे आकार की होती हैं। तो ये जो पेशीय ऊतक होता है ये भी लंबे आकार का होता है। अधिकतर पेशियां जो होती हैं, पेशियों का चित्र बनाने का प्रयास करूंगा मैं, तो पेशियां ऐसी होती हैं। ओके, ऐसी होती हैं लगभग। मैं ऐसा ही चित्र बना पा रहा हूं अभी। ओके, ये होती है हमारे शरीर में पेशियां। ओके, ऐसी। और कुछ पेशियां ऐसी होती हैं। ओके, ये ऐसी पेशियां होती हैं इनमें जो ये केंद्रक होता है वो यहाँ पर होता है। ओके, और हम लोग कह भी सकते हैं ये वाली जो पेशियां हैं ये अनैच्छिक पेशियां हैं, और ये वाली जो मैंने पेशियां बनाई है ये ऐच्छिक पेशियां हैं। ओके, तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग पेशीय तंत्र पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पेशियां होती हैं, कैसी पेशियां होती हैं। अभी तो हमारा टॉपिक मेन है ऊतक, लेकिन कई स्थानों पर क्या पढ़ा दिया जाता है? ऊतक के साथ साथ पेशीय तंत्र को भी पढ़ा दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग सीधे तौर पर अभी ऊतक को लेकर ही चलेंगे। और कौन सा ऊतक को? मानव ऊतक को लेकर के चलेंगे। जो जंतुओं में पाया जाता है वो ऊतक पढ़ा रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं। ओके, वो ऊतक ही समझा रहा हूं मैं आपको जो जंतुओं में पाया जाता है। लेकिन जो पादपों में पाया जाता है वो ऊतक अलग होता है, और उसकी जो क्लासेज हैं वो आगे आएंगी जब मैं बॉटनी के विषय में आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बायोलॉजी बता रहा हूँ, बायोलॉजी में भी जूलॉजी बता रहा हूँ। ओके, जो जंतु विज्ञान है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जंतु विज्ञान में हम लोग किसको पढ़ेंगे? पेशी ऊतक को पढ़ेंगे, यानी कि सामान्यतः जीव जंतुओं के ऊतकों को पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं आगे चल करके बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान के विषय में बताऊंगा तो वहां पर चल करके मैं आपको बताऊंगा कि पेशी ऊतक तो हमारे जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन पादपों में कौन सा ऊतक पाया जाता है। पादपों में भी विभाज्योतक, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, फिर इसके बाद उसके प्रकार होते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक, फिर स्थायी ऊतक, फिर उसके दो प्रकार होते हैं। वो भी लेंथी टॉपिक होगा। ओके, ये एक आसान टॉपिक है। आगे चल करके हमें इसके बारे में और पढ़ना है डिटेल से, क्योंकि ये मैं आपको ऊतक के बारे में बता रहा हूँ, ना कि आपको बता रहा हूँ पेशीय तंत्र के बारे में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि पेशियां कितने प्रकार की होती हैं या फिर पेशियां किस प्रकार से पेशियां बनी होती हैं। मैं सिर्फ पेशीय ऊतक के विषय में बताऊंगा। जो पेशीय ऊतक होता है वो लंबे आकार का होता है। यह ऊतक लंबे आकार में होता है। यह ऊतक लंबे आकार का होता है। यह ऊतक क्या होता है? लंबे आकार का होता है। ओके, जो पेशी ऊतक होता है वो लंबे आकार का होता है। और क्या होता है? इन पेशियों के मध्य एक संकुचनशील प्रोटीन भरा होता है। क्या भरा होता है? संकुचनशील प्रोटीन भरा होता है। इन पेशियों के मध्य संकुचनशील
ये पेशियां कैसी होती हैं, संकुचनशील होती हैं। ओके, क्योंकि इनमें संकुचनशील प्रोटीन भरा होता है। तो ये पेशियां कैसी होती हैं, संकुचनशील पेशियां होती हैं, यानी कि ये संकुचन कर सकती हैं। ओके, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो उस समय दौड़ने के लिए संकुचन करेंगी। जब आप पैर उठाएंगे तो उस समय आप पैर जब उठाएंगे तो संकुचन करेंगी, और जब रखेंगे जमीन पर तो संकुचन करेंगे। तो ये पेशियां कैसी होती है, संकुचनशील पेशियां होती हैं। ओके, और अगर इस ऊतक की बात की जाए तो इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। ओके, इन पेशियों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ओके, इन पेशियों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, तरल पदार्थ भरा होता है। सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तरल पदार्थ इन पेशियों के मध्य भरा होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और सामान्यतः मनुष्य में 639 पेशियां पाई जाती हैं। आपको भी पता है हमारे शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं, 639 पेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ये हो गया हमारा पेशी ऊतक के विषय में जानकारी। हमारे शरीर में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। पेशी ऊतक के विषय में क्या था, तो पेशीय कोशिकाओं के समूह को पेशी ऊतक कहते हैं। सामान्यतः पेशीय कोशिकाओं के समूह को पेशीय ऊतक कहते हैं, और ये ऊतक यह सभी मांसपेशियों में पाया जाता है। ये ऊतक सभी मांसपेशियों में पाया जाता है, और इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार लंबा होता है। ये हमारे शरीर में संकुचन का काम करती है, या फिर इनके मध्य संकुचनशील प्रोटीन भरा रहता है, जिस प्रोटीन को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये क्या होती हैं, ये पेशियां कैसी होती हैं, संकुचनशील होती हैं, क्योंकि ये संकुचन करती हैं तभी तो हम दौड़ पाते हैं, खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं। ओके, यही कारण है। ओके, और क्या होता है, ये पेशियां कैसी होती हैं, संकुचनशील होती हैं, तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। पेशियां कितनी होती है, हमारे शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो 639 पेशियां होती हैं। ये पेशियां पूर्ण रूप से एबल होती हैं, यानी कि पूर्ण रूप से समर्थ होती हैं कोशिका विभाजन में। ये पेशियां इन पेशियों की कोशिकाएं पूर्ण रूप से समर्थ होती हैं कोशिका विभाजन में। ओके, जो पेशी कोशिकाएं होती हैं पूर्ण रूप से सामर्थ्य होती हैं कोशिका विभाजन में। आगे बढ़ते हम लोग, अगला ऊतक है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं तंत्रिका ऊतक के विषय में। ओके, हमारा अगला टॉपिक क्या है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर के, यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होना चाहिए था, ऊतक होना चाहिए था। ओके, तंत्रिका ऊतक, चलिए देखते हैं। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तंत्रिका ऊतक कैसे बनता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका ऊतक कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं। ओके, तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ओके, तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और ये मुख्यतः हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाया जाता है, जो कि सूचना के आदान प्रदान के लिए हमारे शरीर में एक अहम भूमिका निभाती है, और मस्तिष्क हमारे शरीर को चलायमान रखने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ओके, तो यह ऊतक हमारे शरीर में मस्तिष्क मेरुरज्जु में पाया जाता है। यह ऊतक
मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पाया जाता है। मेरुरज्जु में पाया जाता है। ओके, मेरुरज्जु अब क्या होती है? तो मेरुरज्जु होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कहां से होकर के गुजरती है? स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है कहां से होकर के? हमारे रीढ़ के अंदर से एक नसों का गुच्छा डला रहता है, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या फिर हिंदी भाषा में उसे मेरुरज्जु कहते हैं। ओके, ये जो ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक मुख्यतः हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। और क्या है इसके विषय में? तो तंत्रिका कोशिकाओं में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, और हम लोग कह सकते हैं कि जो तंत्रिका ऊतक होता है वो हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायक होता है। यह ऊतक हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का आदान करता है। ओके, तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य होता है? तो यह हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान करता है, यह हमारे शरीर में सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा सूचनाएं भेजता है, आज्ञा देता है हमारे अंगों को तथा सूचना लेता है। ओके, इसका यही काम होता है और यही हमारा तंत्रिका ऊतक। अब कहा जाए कि तंत्रिका ऊतक में मस्तिष्क के बारे में समझेंगे हम लोग, तो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो अलग हमारा टॉपिक हो जाएगा, वो हमारा अलग अंग तंत्र हो जाएगा। जो मस्तिष्क है उसके विषय में हम अलग समझेंगे। ओके, ये हमारा सिर्फ है तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में पाया जाता है, मेरुरज्जु में पाया जाता है। ओके, और अगर बात की जाए और कहाँ पाए और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। अब हम लोग समझेंगे संयोजी ऊतक के विषय में, जो कि एक बड़ा टॉपिक होने वाला है। आइए देखते हैं संयोजी ऊतक के विषय में। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि संयोजी कोशिकाओं के समूह को संयोजी ऊतक कहा जाता है। संयोजी कोशिकाओं के समूह को संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये किससे मिलकर के बना होता है? संयोजी कोशिकाओं से। ओके, संयोजी कोशिकाओं से। ओके, संयोजी कोशिकाओं से मिलकर के संयोजी ऊतक बना होता है। ओके, और क्या होता है? संयोजी ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि उसमें लगा ही है संयोग किन्हीं दो अंगों के बीच में संयोग, यानी कि जोड़ना। ओके, सामान्य भाषा में जोड़ना। तो जो संयोजी ऊतक होता है ये हमारे शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है, ये विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। को जोड़ने का काम करता है। यह विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। और क्या करता है? और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये जो संयोजी ऊतक है ये हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में पाया जाता है। कौन कौन से अंग शामिल है, यानी कि कौन कौन से अंगों में ये पाया जाता है? तो हम सीधे तौर पर कहेंगे रक्त या रुधिर में ये संयोजी ऊतक पाया जाता है। रक्त, या फिर इसे रुधिर भी कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में इसे रुधिर भी कहा जाता है। ओके, या लहू भी कह सकते हैं। ओके, रक्त या रुधिर में संयोजी ऊतक पाया जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे रक्त या रुधिर के बारे में पढ़ने बैठे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में हम लोग रक्त या रुधिर के विषय में पढ़ेंगे आगे चल करके। तो ज्यादा अपने ऊपर लोड लेकर के अभी नहीं पढ़ना है इसको। जब परिसंचरण तंत्र आएगा तो परिसंचरण तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे रक्त या रुधिर के विषय में। ओके, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि रक्त या रुधिर में, रक्त में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें और कौन कौन से अंगों में पाया जाता है, तो ये अस्थियों में ये ऊतक पाया जाता है। ओके, अस्थियों में ये ऊतक पाया जाता है, या फिर हड्डियों में ये ऊतक
पाया जाता है। किसमें? हड्डियों में। हड्डियों में ये ऊतक पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें और किस में पाया जाता है? हड्डियां क्या होती हैं? जुड़ती हैं, और जिन स्थानों पर जुड़ती हैं वहां भी तो संयोजी ऊतक होगा ना। तो वहां पे कौन सा संयोजी ऊतक होगा? जो जहां पर हड्डियां जुड़ती हैं उसे स्नायु कहते हैं। ओके, जिस स्थान पर हड्डियां जुड़ी होती हैं, जिस स्थान पर हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, विभिन्न हड्डियां जिस स्थान पर जुड़ती हैं, देखिए ये एक जोड़ है। ओके, और ये मुड़ा अर्थात इसका अर्थ है कि ये जोड़ है। ओके, ये हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हाथ में कुल मिला करके अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती है? 15 हड्डियां होती हैं। और 15 हड्डियां मिल करके कौन सा ऊतक बनाती हैं? संयोजी ऊतक कह सकते हैं हम लोग। 15 हड्डियां जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उस स्थान पर जो ऊतक काम करता है उस ऊतक को कहा जाता है कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। और वो संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? तो वो होता है स्नायु। ओके, स्नायु। ओके, और जिस स्थान पर मांसपेशियां हड्डियों से मिलकर के जुड़ी होती हैं, जिस स्थान पर मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, उसे कहते हैं हम लोग कंडरा। उसे क्या कहते हैं? कंडरा। जिस स्थान पर मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? उस स्थान को हम लोग कंडरा कहते हैं। ओके, और अगर बात की जाए तो ये क्या होता है? जो संयोजी ऊतक होता है ये हमारे शरीर में सभी उन अंगों में पाया जाता है जो किसी न किसी अंग को जोड़ने का काम करती है। जैसे उपास्थियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है। उपास्थि कहाँ पे पाई जाती है? तो उपास्थि जो होती है वो उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि कहाँ पे पाई जाती है? उपास्थि कानों में और नाक में पाई जाती है। इसको हम लोग मोड़ भी सकते हैं। जैसे कान को मोड़ करके देखें तो ये मुड़ जाता है। क्या होगा? ये उपास्थि होगा। ओके, उपास्थि नरम हड्डी होती है। ओके, ये हड्डियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। ओके, उपास्थि जो होती है हड्डियों के जोड़ों को चिकना बनाती है और उस स्थान पर स्नायु की पकड़ को तेज करने में सहायता देती है। ओके, तो ये भी एक प्रकार का ऊतक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इनके विषय में पढ़ना शुरू करें तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। रक्त या रुधिर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र में, और अस्थि और उपास्थि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र में। और अगर हम लोग बात करें स्नायु और कंडरा की तो इसके बारे में भी हम कंकाल तंत्र में ही पढ़ेंगे। लेकिन इसकी सामान्य परिभाषा हम लोग कह सकते हैं स्नायु या कंडरा। जो स्नायु होती है वो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, और जो कंडरा होता है ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा संयोजी ऊतक। अब हम लोग देखते हैं किस ऊतक के विषय में। अब हमारा अगला ऊतक है उपकला ऊतक। अब हम लोग समझेंगे उपकला ऊतक या फिर एडिपोज ऊतक। ओके, चलिए देख लेते हैं उपकला ऊतक। आइए देख लेते हैं हम लोग किस ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक के विषय में। उपकला ऊतक जो है वो साधारणतः उपकला ऊतक को एडिपोज ऊतक भी कहा जाता है। उपकला जो ऊतक है वो सामान्य है और सरल भी है। ओके, तो ये ऊतक कहाँ पे पाया जाता है? ये ऊतक हमारे शरीर में जो बसा होता है उससे मिलकर के इस ऊतक का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं उपकला ऊतक। ओके, उपकला ऊतक का निर्माण कैसे होता है? तो बसा से मिलकर उपकला ऊतक का निर्माण होता है। उपकला ऊतक बना होता है। ओके, अब आप कहेंगे कि बसा क्या होती है? तो बसा चर्बी होती है। ओके, जो हमारी स्किन है इसके नीचे जब हम लोग इसको काट करके देखेंगे तो सफेद कलर का एक पदार्थ हमें मिलेगा, इसमें चिकना चिकना, तो उसको ही हम लोग बसा कहते हैं। ओके, ये हमारे शरीर की ऊपरी परत, ऊपरी त्वचा के नीचे पाई जाती है। उपकला ऊतक जो होता है ये हमारे शरीर का की ऊपरी त्वचा के नीचे पाई जाती है। ऊपरी त्वचा के नीचे पाई जाती है। नीचे पाई जाती है। ओके, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो हमारी त्वचा के नीचे पाई जाती है। और अगर हम लोग इसके बारे में समझने का प्रयास करें तो जो बसा होती है, बसा
अधिकांशतः महिलाओं में अधिक पाई जाती है, जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो वसा होती है उसका अनुपात अधिक होता है। महिलाओं में जो वसा होती है, वसा की बात की जाए तो महिलाओं में वसा अधिक होती है। ओके, वसा का जो दर होती है वो उच्च होती है, जबकि पुरुषों में जो वसा होती है वो कम पाई जाती है। पुरुषों में वसा कैसी होती है, न्यून होती है, यानी कि कम होती है। ओके, इसीलिए पुरुषों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, गठीला होता है, जबकि महिलाओं का शरीर कैसा होता है, महिलाओं का शरीर गठीला नहीं होता है। ओके, और इससे जो वसा होती है इससे सर्दी भी कम लगती है। ओके, गर्मी ज्यादा लगती है, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक गर्मी लगती है। ओके, तो ये हो गया हमारा उपकला ऊतक। और इसके कई प्रकार भी होते हैं, जैसे पट्टीदार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक, रोभाम स्तंभाकार, फिर स्तंभाकार के भी कुछ आएंगे प्रकार, तो देख लेते हैं उनको भी। पट्टीदार उपकला ऊतक, पट्टीदार, रोभाम नहीं, स्तंभाकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक। ओके, ऐसे करके ये बहुत सारे ऊतक होते हैं इसमें भी, तो वो डज नॉट मैटर, ये पढ़ने वाली चीज नहीं है, सिर्फ हमें इसके बारे में देखना है। ये आवश्यक भी नहीं है, मैं बता देता हूँ कि जो स्तंभाकार होता है ये तीन प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला ऊतक, कौन कौन सा, ग्रंथिल, और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो ये होता है ग्रंथिल और रोभाम। ओके, रोभाम उपकला ऊतक। ओके, रोभाम स्तंभाकार उपकला ऊतक, ये हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ऊतक पाए जाते हैं और इस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ओके, हाँ, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि पट्टीदार और स्तंभाकार, इस प्रकार से हमारे उपकला ऊतक का निर्माण होता है। और इसमें अगर और भी जानने की कोशिश करो तो पहला तो इसमें पट्टीदार ही होता है, दूसरा इसमें स्तंभाकार होता है। और स्तंभाकार उपकला ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला ऊतक, ओके, और रोभाम उपकला ऊतक। आइए देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जब पूरा ही पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लीजिए। ओके, तो देख लीजिए, जो उपकला ऊतक है इसके 3 प्रकार होते हैं, पट्टीदार, 4 प्रकार होते हैं, पट्टीदार उपकला ऊतक, और अगर हम दूसरा बात करें तो इसको कहेंगे स्तरित उपकला ऊतक, स्तरित उपकला ऊतक। तीसरे नंबर की बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा, अभी हाल हमने देखा था, स्तंभाकार उपकला ऊतक। ओके, स्तंभाकार के कितने प्रकार होते हैं, स्तंभाकार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्तंभाकार उपकला ऊतक जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला ऊतक, और दूसरे नंबर पे बात की जाए तो दूसरे नंबर पे होता है ग्रंथिल और रोभाम स्तंभाकार उपकला ऊतक। और इसका जो उपकला ऊतक है, इसका जो उपकला ऊतक है इसका एक और प्रकार होता है, चौथे नंबर का। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा। इसके 2 प्रकार, ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला ऊतक और रोभाम स्तंभाकार उपकला ऊतक। और चौथे नंबर का जो उपकला ऊतक का प्रकार होगा वो होगा घनाभाकार उपकला ऊतक, घनाभाकार उपकला ऊतक। ओके, घनाभाकार उपकला ऊतक। तो ये घनाभाकार जो उपकला ऊतक होता है ये हमारी आंतों में पाया जाता है। मुख्य रूप से सुन लीजिए,
ये वाला घनाभाकार उपकला ऊतक हमारी आंतों में पाया जाता है, आंतों की आंतरिक परतों में पाया जाता है, और ये इसका आकार कैसा होता है, घनाभ होता है, घनाभ के आकार का होता है, इसलिए इसे घनाभाकार उपकला ऊतक भी कहते हैं। पट्टीदार उपकला ऊतक कहाँ पे पाया जाता है, हमारी नासा गुहा तथा नेत्र में पाया जाता है पट्टीदार उपकला ऊतक। ओके, नलिका स्तर इनमें पाया जाता है। और स्तरित उपकला ऊतक हमारी नेत्र की कॉर्निया में पाया जाता है, स्तरित उपकला ऊतक। और क्या होता है, जो स्तंभाकार उपकला ऊतक है, ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों और ये कैसा होता है, रोम सदृश होता है, ग्रंथियों में पाया जाता है, और ये और ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं में भी पाया जाता है। ओके, ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं में भी पाया जाता है, और ग्रंथिल यानी कि ग्रंथियों में भी पाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि और बहुत सारी ग्रंथियां। ओके, यकृत, इनमें भी ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, स्तंभ के आकार का होता है, इसलिए इसे स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं। ओके, ये हो गए हमारे उपकला ऊतक के प्रकार। और हमने आज जाना कि हमारे शरीर में ऊतक का क्या योगदान रहता है, और ऊतक किस प्रकार बनता है, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, और उनके भी कितने प्रकार होते हैं, अभी हाल मैंने समझाया। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी ऊतक के विषय में। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आशा तो यही करता हूँ। फिर इसके बाद जो टॉपिक है हमारा अगला, वो रहेगा हमारा पेशीय तंत्र के विषय में। और जो पिछली क्लासेस हैं उनमें मैंने कोशिका के विषय में बताया है, तो आप उसके बारे में भी देख लीजिएगा। मैं यही आपको सलाह दूंगा। ओके, और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हमारा रहेगा पेशीय तंत्र, उसके साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।